Sky's the limit. कोई बात कहाँ से? राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुएन और फिलहाल मैं हूँ एडलेड ऑस्ट्रेलिया में। और आज हम इस पॉडकास्ट में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। और सबसे पहले मैं पूजा जी को थैंक यू करना चाहूंगा। थैंक यू पूजा, आपने टाइम निकाला और आज हमें आप टाइम दे रहे हो। हमारे जो हम इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे दोस्तों, बेसिकली बता दूं दोस्तों पूजा जी के बारे में, शी इज बेसिकली फ्रॉम हरियाणा और शी हैज स्टडीड इन रोहतक और अब कनाडा में आरएन है। अब कनाडा के बारे में मेरे पास काफी मैसेज आते थे, तो मुझे लगा कि पूजा जी से पूछना चाहिए कि हमें कैसे क्या कौन सा बेस्ट वे होता है। तो आप दोस्तों इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले पूजा, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बताओ आपके बारे में, आप कहाँ से हो और आपने नर्सिंग कहाँ से की और फिर कनाडा का सफर कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सचिन जी, आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए आप और मेरे को मौका दिया बोलने के लिए। तो सबसे पहले मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ और मैंने प्राइवेट कॉलेज केवीएम कॉलेज अपना रोहतक में, वहाँ से मैंने बीएससी नर्सिंग की है। और फिर बीएससी नर्सिंग करने के बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई थी दूसरे हॉस्पिटल में, तो मैंने कुछ टाइम वहाँ पे जॉब की। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि भाई नहीं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। बट गवर्नमेंट जॉब में फिर मैंने देखा कि इतने पैसे नहीं है जितने बाहर जाके हैं। तो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके। तो फिर मेरे को लगा कि कनाडा में अपने ज़्यादा लोग जाते हैं, चलो वहाँ ट्राई करते हैं। तो मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि कौन सा प्रोग्राम लेना होता है, फिर कौन सा क्या क्या कुछ होता है। तो मैं रैंडम किसी एजेंट के थ्रू चली गई और फिर उसने मेरे को 2 साल का प्रोग्राम दिया, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट कर दिए थे फीस दे के। उसके बाद मेरे को कनाडा के पता लगा कि ऐसे कुछ प्रोग्राम की ज़रूरत होती ही नहीं है नर्सिंग करने के लिए। जैसे यहाँ पे रूल चेंज हो गए थे बहुत सारे कि कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप एनएनएस करो, नेशनल नर्सिंग असेसमेंट सर्विस आप करो, और आपने इंडिया से बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप डायरेक्ट आरएन का पेपर दे सकते हो। तो फिर मैंने 2 साल स्टडी की यहाँ पे। 1 साल मैंने पैलेटिव किया, दूसरे साल मैंने नर्सिंग मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी ऑस्ट्रेलिया से एलिजिबिलिटी ली थी मैंने। अच्छा। हाँ जी, बीएससी नर्सिंग के बेस पे मैंने ऑस्ट्रेलिया से एलिजिबिलिटी ली। उसके बाद फिर मैंने आरएन का एग्जाम दिया। मतलब कि बीच में बहुत सारे हडल्स थे जो बीच में आए, जैसे पार्ट टाइम जॉब, और इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि कहाँ से कोचिंग लेनी है, क्या कुछ करना है। तो फिर उसके बाद फाइनली आरएन का टैग अचीव किया मैंने। तो जैसे आपने जब शुरू में आप आए वहां पे, अब आपने 2 साल के जो भी लगा लो, मैं भी शुरू में तो मैं ऐसा ही कह रहे हो, आपकी ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं था। मैं भी शुरू में गया तो कनाडा के लिए था, चंडीगढ़। तो वहाँ आपके लगा लो, जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो शुरू में मैं देखता था कि जैसे आई थिंक टोरंटो या ओंटारियो में है सैनिका कॉलेज है। राइट, सैनिका और नायग्रा 2 कॉलेज थे। हाँ, इनमें कोई 1-1 साल 2-2 साल के वो तो उनका, हाँ बिल्कुल मैं समझता हूँ। आपने एक तो पढ़ा पैलिएटिव और दूसरा नर्सिंग मैनेजमेंट। एक ये बताओ कि जैसे अगर कोई लगा लो, आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट रहता है, कि वहां के पढ़ना बेस्ट रहता है या इंडिया से ही अपनी तैयारी करके आना बेस्ट रहता है? मेरे हिसाब से आप इंडिया से तैयारी करके आओ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आओगे और आप स्टडी करोगे तो आप बहुत सारी चीजों में फंस जाओगे, जैसे कि पार्ट टाइम जॉब, और किसी का सपोर्ट नहीं है फैमिली का। अगर आपको ये है ना कि मेरे को पढ़ना है, तो आपकी पार्ट टाइम जॉब का टाइम हो जाएगा। उसके बाद आपके कॉलेज के असाइनमेंट जो इतने सारे ड्यू रहते हैं। तो मैं सबको यही बोलूंगी, आजकल तो NCLEX की तैयारी इंडिया में चलती है ऑनलाइन, तो आप इंडिया से NCLEX क्लियर करके आओ और यहाँ पे डायरेक्ट अपना जो भी प्रोसेस आपका लाइसेंस का वो अप्लाई करो और फिर डायरेक्ट जॉब ले लो यहाँ पे। नहीं बिल्कुल, मेरे को भी ये लगता है कि आप पहले बात तो 2 साल की फीस भी तो भर रहे हैं, वो राइट, वो ये शुरू में इंडिया से भर के भी आ रहे हैं, काफी खर्चा हाँ होता जी। है। तो आप हमें थोड़ा ये बताओ कि आपका एनएनएस का जो प्रोसेस होता है वो उसका स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे करना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, खर्चा कितना होता है, कितना टाइम लगता है? ओके, तो मेरा एनएनएस, मैंने जो फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम लिया था वो मैंने किसी रैंडम एजेंट के थ्रू लिया था। उसने मेरे को 2 साल का दिलाया। तो उसके बाद मेरे को यहाँ के पता लगा, जो इंस्कॉल है वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ी फर्म है, इंस्कॉल, जिसके थ्रू बच्चे आते हैं। जो चंडीगढ़ में है जिनका ऑफिस? राइट, चंडीगढ़ में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, कनाडा में भी है उसकी। हाँ। तो फिर मैंने सेकंड ईयर मैंने उससे कांटेक्ट किया इंस्कॉल से कि मेरे को पैलेटिव प्रोग्राम चाहिए, तो आप मेरे को सैनिका या नायग्रा कॉलेज दे दो। क्योंकि इंस्कॉल का क्या होता है, एक बार हम उनके साथ एनरोल हो गए ना, तो जितना भी हमारा प्रोसेस है ना वो सब वही करवाते हैं। जैसे अपना वैस हो गया, अपना एनएनएस हो गया, इवन पीआर की भी हेल्प करते हैं। तो सेकंड ईयर में मैंने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरे को पैलेटिव प्रोग्राम दिया नायग्रा कॉलेज में।
कि आपको नायग्रा में मिलेगा और आपकी इतनी फीस है, सब कुछ इंक्लूड है। मैंने फिर सेकंड ईयर में इन स्कूल से जो भी कॉन्टेक्ट किया, उसके बाद मेरा पैलेटिव केयर का सिर्फ मेरा एक ही सेमेस्टर हुआ था जो 4 महीने का होता है। उसके बाद मैंने एनएनएस शुरू किया, तो इन स्कूल ने मेरे को सजेस्ट किया कि अपना जो आपका पैलेटिव है पूरा कंप्लीट करो प्रोग्राम, उससे पहले कोई फायदा नहीं है एनएनएस का। तो फिर मैंने बोला कि मेरे को पैलेटिव दिखाना ही नहीं है अपने एनएनएस के प्रोग्राम में, क्योंकि कनाडा में नया रूल क्या आ गया था, आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से एलिजिबिलिटी लो अपनी बीएससी नर्सिंग के बेस पे, आपको कोई पैलेटिव कोई नर्सिंग मैनेजमेंट कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने उनको बोला मेरा एनएनएस का दिखाओ, और मेरे को आरएन आरपीएन की दोनों की एलिजिबिलिटी चाहिए। तो उसके अभी 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो आई थिंक मेरे $1500 लगे थे, 1500 कैड लगे थे मेरे, और वो मेरा प्रोसेस हुआ था। उसमें बहुत सारे, जैसे कहीं कॉलेज का पार्ट है, कहीं हॉस्पिटल का पार्ट है, कहीं हमारे कॉलेज का पार्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसमें मेरे को 1 साल लगा था एनएनएस में मेरी तो रिपोर्ट आने में। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो जो रिपोर्ट होती है, लगा लो एनएनएस, मतलब इसमें ये किस्म से बॉडी है जैसे अपने एचएनआरसी है, राइट। वैसे हम उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं सबसे वो पहले। असेस करते हैं कि उनकी बीएससी नर्सिंग यहाँ के क्या कंपैरेटिबल में, जैसे आरपीएन है या फिर और आरएन है, तो हमारी बीएससी नर्सिंग कनाडा के आरपीएन के इक्वल होती है, इक्विवेलेंट होती है। ये आरपीएन और आरएन में क्या फर्क है वहाँ जैसे पे? अपनी इंडिया में जीएनएम और बीएससी होती है, आरपीएन होती है जैसे रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स, जो अपने जीएनएम के बेस पे जैसे हम लगते हैं इंडिया में, और आरएन होती है रजिस्टर्ड नर्स, वो बीएससी नर्सिंग होती है। और ये अपने को आरपीएन के अंडर अपनी हाँ जी, क्वालिफिकेशन। क्योंकि इनको लगता है कि हमारी पूरी जो प्रैक्टिकल आर्ट है वो पूरे नहीं हो रखे हमारे, तो ये हमें आरपीएन की देते एलिजिबिलिटी। मेरे को आरपीएन की मिली थी। ओके, तो फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया ने मेरे को मेरे बीएससी नर्सिंग के बेस पे फिर मेरे को आरएन की एलिजिबिलिटी दी। ओके, तो फिर आपने एनक्लेक्स दिया। राइट, फिर मैंने एनक्लेक्स दिया। ठीक है, तो आपका फिर आप वापस से आरएन की एलिजिबिलिटी कैसे ली आपने कनाडा में? ओके, तो कनाडा ने क्या बोल रखा है, कनाडा के रूल के अकॉर्डिंग कनाडा ने बोला कि हम आपको आरपीएन की देंगे जैसे आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है। बट अभी क्या हो रखा है, हम दो, जैसे एक यूएस से एक ऑस्ट्रेलिया, हम दोनों से अपने आरएन की एलिजिबिलिटी ले सकते हैं। कनाडा को कोई इशू नहीं है कि आप कहीं से भी लो, बट हमें आरएन की चाहिए, आप दिखा दो कहीं से भी। तो Okay. क्या होता है, बच्चे या तो यूएस प्रेफर करते हैं। यूएस क्यों करते हैं, जो जिन्होंने जीएनएम कर रखी है वो यूएस से आरएन की ले सकते हैं एलिजिबिलिटी, उसमें लगते हैं 6 महीने के आसपास। और जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है वो ऑस्ट्रेलिया के थ्रू जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के थ्रू मैंने अपने सिर्फ बीएससी नर्सिंग के डॉक्यूमेंट दिखाए और अपना जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह वो दिखाया, और मेरे को विद इन 1 मंथ आरएन की एलिजिबिलिटी मिल गई, मतलब कि आप आपने अपना एग्जाम दो। सेल्फ चेक और फिर आपको वो वाला प्रोसेस किया आपने, उन्होंने फिर एटीटी दे दिया और फिर आपने एनक्लेक्स दिया। राइट। चलो, ये तो मतलब अब जो आपके साथ आरएन है वहां पे वो सारे यही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं यूएस या? ऑलमोस्ट, हाँ जी, जो भी पिछले 1-1.5 साल से जो कर रहे हैं सबका यही प्रोसेस है। तभी Okay. लोग, जो बच्चे हैं वो इंडिया से, कोई यूएस से, कोई ऑस्ट्रेलिया से लेके आता है एलिजिबिलिटी। ठीक है, ये लगा लो अगर अभी मैं अपने इंडिया में, अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। आजकल लगा लो स्पेशली कोई लड़की है, उसके लिए सबसे पहले बात तो आप पहुंचे वहां पे, ये सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई अपनी लड़की पहुंची है। उसको मैं चाहता हूँ कि हम उसको आसानी से आसान तरीका बताएं। अब मेरे हिसाब से, अगर मैं जो आपकी बात से समझ पा रहा हूँ कि मैं इंडिया में बैठ के अपने आफरा से ऑस्ट्रेलिया से एलिजिबिलिटी, तो उसके बाद मैं कोई कोर्स करने के लिए वहां हूँ या मैं या वहीं से प्रोसेस कंटिन्यू रखूं अपना, कैसे करना चाहिए? इतना मेरे को नॉलेज नहीं है इस चीज की कि हम वर्क परमिट पे कैसे आ सकते हो। वो शायद यूके के लिए इजी होता है नर्सिस का, जैसे कुछ 1 साल का। तो इतना मेरे को कनाडा के बारे में नॉलेज नहीं है। आपकी कि कोई नहीं, नॉर्मल कोर्स करने के लिए भी आ सकते हो आप, बस मेन ये है कि आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एनक्लेक्स। राइट। ठीक है, चलो आपने एनक्लेक्स की आपको एलिजिबिलिटी मिल गई है, ऑस्ट्रेलिया से आपने एनक्लेक्स की एलिजिबिलिटी ले ली थी और आपने टेस्ट दे दिया था। उसके बाद का क्या स्टेप रहता है? फिर आप वापस से एनएनएस को कांटेक्ट करते हो? नहीं, हमें कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद हमारा जो रिजल्ट होता है वो आफरा देता है कि आप आरएन के लिए एलिजिबल हो गए। उसके बाद हम अपना जो रिजल्ट ट्रांसफर का प्रोसेस है वो करते हैं कि हमारा जो आफरा है वो सीएनओ को, जैसे मैं ओंटारियो में हूँ तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑफ ओंटारियो, जो आफरा है वो हमारा रिजल्ट सीएनओ को ट्रांसफर खुद ही कर देता है। उसकी हमारी कुछ उसकी कुछ फीस होती है हमारी, वो 1 से 1.5 महीना लेता है और वो सीएनओ के पास पहुंच जाता है अपना रिजल्ट ऑटोमेटिकली।
ठीक है। हम्म, और तो लगा लो अब आपका रिजल्ट सीएनओ को पहुंच गया है। ये ऐसे आई थिंक हर स्टेट का ऑलमोस्ट यही सेम राइट। मिलेगा है। तो लगा लो सीएनओ को पहुंच गया है, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या रहा? उसके बाद सीएनओ में हम हमें एक अकाउंट ओपन करना होता है, जैसे कि जैसे मैं अभी प्रैक्टिस के लिए आरएन के लिए मेरे को एक अपना अकाउंट ओपन करना, उसकी जो फीस वगैरह होती है, फिर उसमें बहुत सारी शायद 10-11 चेकलिस्ट होती है, वो हमें कंप्लीट करनी होती है, जैसे कि हमारा एनएनएस, हमारी आरएन का रिजल्ट, हमारा अफरा से, हमारा पुलिस वेरिफिकेशन और बहुत सारे एग्जाम होते हैं, वो अपने आप चेकलिस्ट होती जाती है उसमें। बस हमें तो अपना एग्जाम देना है, पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ चेक हो जाता है अपने आप। उसके बाद का क्या स्टेप रहता है पूजा? उसके बाद फिर हमें अपने आरएन के लाइसेंस की कोई फीस कुछ अब मैं भूल गई कितनी होती है, वो फीस पे करनी होती है। उसके बाद फिर हमें 1 साल तक लाइसेंस मिल जाता है, उसके बाद फिर रिन्यू होता रहता है वो। मतलब आपको कोई ऑस्की एग्जाम नहीं देना होता ऑस्ट्रेलिया के जैसे? नहीं, थैंकफुली मेरे को कुछ नहीं देना पड़ा। एक अच्छी बात है। राइट। ये आपका लगा लो, ये जो भी अगर कनाडा भी पहुंचे हुए हैं उसके बाद दे कैन स्टार्ट वर्किंग। और क्या इसने आपको कनाडा में पीआर में हेल्प की है? आपने किसी और पाथवे से पीआर की तरफ गए हो आप? अभी मैंने पीआर ली ही नहीं है, मैं नर्सिंग के थ्रू ही जाऊंगी पीआर। राइट। ओके। तो एनी आइडिया कि अगर आप जैसे अब आप जाओगे तो आपको आई एम श्योर आइडिया होगी कितना टाइम लगता है फिर पीआर का रजिस्ट्रेशन आने के बाद? एज फार एज आई नो 6 महीने लगते हैं। 6 महीने ओके। के बाद हम एक्सप्रेस एंट्री में जा सकते हैं, अगर हम किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, किसी लॉन्ग टर्म केयर में काम कर रहे हैं, वो हमें स्पॉन्सर कर देते हैं। और लॉन्ग टर्म केयर मतलब एक किस्म से एज केयर है, ओल्ड एज होम, राइट, नर्सिंग होम जैसे होते हैं नर्सिंग होम उसमें। है। राइट। हाँ जी, नहीं चलो 6 महीने भी ज्यादा कोई वो नहीं है। आप सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप अपने प्रोफेशन में जॉब कर रहे हो, जो कि राइट। बहुत राइट। बहुत कम लोग मैंने देखे हैं नर्सिंग करके गए हैं पर अपने प्रोफेशन में नहीं काम कर रहे होते वो। राइट। चलो ये तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और अब एक छोटा सा ये बताओ मेरे को, मैंने एक एलपीएन का सुना है मैंने। एलपीएन क्या? आरपीएन ही होता है, बट हमारे जैसे ओंटारियो में हम उसको आरपीएन बोल देते हैं, ओके। रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स। और जैसे अल्बर्टा हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, उसमें हम एलपीएन बोलते हैं, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स। वो सेम ही होता है दोनों। ओके ओके। हाँ, बस और प्रोविंस के अकॉर्डिंग वो अलग अलग बोल देते हैं, आरपीएन और एलपीएन। ये जैसे आपके प्रोविंस के हिसाब से, आपके हिसाब से नर्सिस के लिए सबसे बेस्ट प्रोविंस आपको कौन सा लगा? नर्सिस के लिए अब तक मेरे को ओंटारियो लगता है, क्योंकि सैलरी वाइज देखें और जितने भी बेनिफिट्स हैं, जो हमारा लाइसेंस जल्दी आ जाता है, जो भी यहाँ मिल जाती है, तो आई थिंक ओंटारियो इज द बेस्ट फॉर नर्सिस। और अभी आप जैसे सैलरी की बात कर रहे हो, मैं अगर आप थोड़ा बहुत बता सको कि अगर कोई फ्रेशर है उसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप महीने की एस्टिमेट हम लेके चलते हैं कि महीने का कितना बन जाता है? महीने का अभी या फिर महीने का मेरे को नहीं पता, मैं कितना कैलकुलेट करके बताऊं, वो नर्स के ओवर ऊपर भी डिपेंड। ओवरऑल मैं पर आवर सैलरी बता सकती हूँ। हाँ, पर आवर सैलरी हाँ, बता तो दीजिए। स्टार्टिंग पर आवर सैलरी है 39 पॉइंट समथिंग सेंट, तो $39 और कुछ सेंट होती है पर आवर, जहां से मैंने शुरुआत की थी अपनी नर्सिंग की। उसके ये बाद फिर ये बेसिक मंडे मॉर्निंग की एक हॉस्पिटल की सैलरी है? सॉरी, ये बेसिक मंडे मॉर्निंग की एक हॉस्पिटल की सैलरी है? हॉस्पिटल की सैलरी है। और कुछ एक लॉन्ग टर्म केयर भी देते हैं इतनी सैलरी। जहां मैं लॉन्ग टर्म केयर में काम करती थी, वहां मेरी स्टार्टिंग सैलरी ये थी। और अगर हमें जैसे इंडिया का एक्सपीरियंस है 1 साल का, 1.5 साल का, तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ती जाती है। हम इंडिया का एक्सपीरियंस यहाँ दिखा के सैलरी हमारी ज्यादा हो सकती है। ओके, दैट्स गुड कि हम हमारी सैलरी क्योंकि जैसे जो मैंने सुना है अब तक यूके में इंडिया का आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, और ओके। बाकी कंट्रीज में होता है, यूके में काउंट नहीं होता है। हाँ, बट कनाडा में होता है। हाँ ये चलो, सही ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि काउंट तो। है। और अब लगा लो आपका $39 आपने बेसिक पे रेट बताया। राइट। इस हिसाब से आपको आई एम श्योर कि जैसे और वेस्टर्न कंट्रीज में है, आपको इवनिंग पे रेट अलग होगा, नाइट का अलग होगा, और सैटरडे जो हॉलीडेज का होता है वो। हाँ। सैटरडे संडे अलग होगा, या पब्लिक हॉलीडे पे आ रहा है तो वो अलग होगा। राइट। ऑलमोस्ट जो मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की पे सेम ही है, इतनी हॉस्पिटल में मिलेगी आपको ऑस्ट्रेलिया में। राइट। आप ये बताओ, जो आपका लॉन्ग टर्म केयर या नर्सिंग होम है उसमें सैलरी में कुछ फर्क होता है? सैलरी में कुछ ऐसा फर्क नहीं होता। कुछ एक लॉन्ग टर्म केयर होते हैं, वो जैसे अपने हमारे यहाँ जो ओंटारियो की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना सैलरी के लिए नर्सिस की, ओना बोलते हैं उसको।
तो कुछ एक लॉन्ग टर्म केयर उसके उसके साथ टाई अप होते हैं, तो वो 39 समथिंग देते हैं, बट कुछ एक लॉन्ग टर्म केयर की सैलरी बहुत कम होती है, जैसे 33 हम्म हॉस्पिटल, और कुछ एक लॉन्ग टर्म केयर की होती है 39, और मैक्सिमम जो लॉन्ग टर्म केयर होते हैं उनमें क्योंकि काम नहीं होता ज्यादा आरएन हम्म। का, तो वो 33 से स्टार्टिंग करते हैं। और जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई एज केयर में एज आरएन आप जॉब कर रहे हो तो आपको, अगर जैसे रात की शिफ्ट है तो आपके साथ केयरर होते हैं और सिर्फ एक आरएन होती है। क्या हम्म। ऐसा ऐसे सीन वहां पे भी है? यहाँ पे भी ऐसा होता है, जैसे अभी जैसे हमारे 3 फ्लोर हैं, हम्म तो 3 फ्लोर के लिए एक आरएन होती है रात को। तो और क्या हर उस आरएन को एक्स्ट्रा कुछ पे मिलती है आई डोंट इन, थिंक मिलती है, नहीं। इस मामले क्योंकि में? हाँ, इस मामले में जैसे उनकी वो फुल टाइम लाइन है तो उनको ज्यादा पे नहीं करेंगे। ओके। हम्म, इस मामले में ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है कि अगर आप अकेले आरएन हो फ्लोर पे, ओके। अगर प्राइवेट एज केयर नहीं है, वो काफी नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं, तो हम्म, वहाँ इंचार्ज को ऑलमोस्ट $10 ज्यादा देंगे वो पर आवर। ये सही बात है, फिर तो मेरे को ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए। मतलब एक किस्म से देखा जाए तो इस मामले में उसमें एज केयर में है थोड़ा बेनिफिट, लेकिन वो हम्म, सिर्फ आज शिफ्ट में ही है। नॉर्मल शिफ्ट हो, अगर मंडे मॉर्निंग या कोई भी मॉर्निंग कर रहे हो आप, तो वो तो सेम रेट पड़ता है आपको, ज्यादा इतना फर्क नहीं है। ओके। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हॉस्पिटल में कितनी स्टार्टिंग होती है सैलरी नर्सेज की? आप जितनी बता रहे हो ऑलमोस्ट उतनी ही है। वो डिपेंड करता है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे है कि जैसे आपके अलग अलग प्रोविंस के अलग अलग वेज होंगे ना। ओके, ओके। हाँ, ऑलमोस्ट इतनी ही पड़ जाती है, $39 के अराउंड है। कोई एक हम्म, दो डॉलर ऊपर नीचे हो तो उससे ज्यादा इतना फर्क पड़ता नहीं। पर हॉस्पिटल ओके, में हाँ इतनी सेम सैलरी है। बाकी ओके। वो तो आपके मल्टीप्लाई होते रहते हैं जैसे जैसे आप या तो आपका एक्सपीरियंस है या आपका, डिपेंड ऑन विच डे यू आर वर्किंग। नहीं, 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 डिपेंड करता लक के ऊपर। जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी 39 से। हम्म मैंने मार्च में अपना शुरू किया था नर्सिंग का, मेरी थी 39, और उसके हम्म बाद मैंने अभी जस्ट रिसेंटली अपनी एक जॉब स्विच किया है। तो हम्म। अभी मैं मंथली बता सकती हूँ, जैसे मेरे $8 to 9 thousand बन जाते हैं महीने के। हाँ, इतना ही हाँ, ऑस्ट्रेलिया। स्विच कर लक के ऊपर बात है, अगर स्विच करते हैं तो अच्छी जॉब मिल जाती है। उसमें भी ऐसा है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा होता है ना कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो ना, ज्यादातर हुँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी जॉब होती है। हुँ, गवर्नमेंट का, जैसे एक स्टेट का गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का फिक्स रेट है। जैसे ओके। मैं ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में हूँ, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में जितने भी हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के, उनका एक फिक्स रेट है। हुँ, हुँ, हाँ, अगर आप एज केयर में काम कर रहे हो, एज केयर में आपको डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज मिल सकती हैं। किसी में तो क्या पता आपको $25, मतलब 25 तो हुँ। पहले थी, 5 साल पहले थी जब मैं ज्वाइन किया था, $25। अब तो वहां पे भी $30-35 है पर आवर। ओके। वो एज केयर है, काफी पुराना है हुँ, हुँ, उसके हिसाब से। पर अगर अभी आप देखो तो कहीं पे आपको इंचार्ज रेट में $55 से $60 के पर आवर के, हुँ, फ्रेशर को बता रहा हूँ मैं, फ्रेशर इतना को स मिलेगी। ये काफी डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली आप कहाँ काम कर रहे हो। राइट, है राइट, लक भी, और अगर पता हो किसी को कि कैसे ज्यादा बनाने हैं तो वो अलग है। राइट। आपके भी कैसे वहाँ स्विच करना है, एक और होगा कि पूजा एजेंसी वाला काम भी होगा ना, जैसे एजेंसी एक्स्ट्रा। वाला काम। राइट। एजेंसी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं अगर हम एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो। क्योंकि हम्म एजेंसी क्या होती है, कई बार ट्रैवल नर्स के प्रोजेक्ट भी होते हैं। हम्म हम्म उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग होती है $80 पर आवर, हम्म। और वो एक्सीड तो कितना ही कर लो 150 पर आवर हो जाता है, जिसका इमरजेंसी का एक्सपीरियंस है, हम्म आईसीयू का एक्सपीरियंस है। तो मैं प्रेफर करूंगी, अगर कोई नया स्टूडेंट आ रहा है और वो उसको अपना आरएन का शुरू करना, तो एजेंसी के थ्रू जाओ। हम्म। शुरू में तो अच्छे पैसे बनेंगे। हाँ, सेम सीन ऑस्ट्रेलिया में भी, एजेंसी राइट। नर्सिंग खास करके। हाँ, वैसे नॉर्मली भी एजेंसी आपको 25% एक्स्ट्रा पे करती है। हम्म। कैजुअल हो गया, और उनके पे भी थोड़ी, अगर आप अच्छी एजेंसी में काम राइट, करो। राइट। जैसे नर्स नेक्स्ट डोर शायद यहाँ भी और ऑस्ट्रेलिया में भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने नर्स नेक्स्ट डोर नहीं सुना है यहाँ। जो मेजर जो लगा लो जो है एजेंसी जो करती है, वो हेल्थ केयर ऑस्ट्रेलिया है। ओके। आपको उनका हर जगह है, हर, वो काफी और कंट्रीज में भी कर रहे हैं अभी। नर्स नेक्स्ट डोर क्या पता और स्टेट्स में हो, राइट, अलग अलग, राइट, हो सकता है। काफी अलग अलग एजेंसीज हो जाती है। हम्म। अब जैसे ये तो हमने बात कर लिया कि आप पैसे कितने बना रहे हो, आपका पीआर भी चलो मान लिया, इजीली हो जाता हम्म। है। खर्चे का क्या सीन है? खर्चे का जितनी सैलरी उतने खर्चे। नहीं, ये आप जैसे वैसे कि पहले खर्चे से एक बात हमने मिस कर दी इसमें। आपकी सैलरी तो चलो चार लगभग लगा लो $8 से $9 होगी, इसमें टैक्स भी तो कटता है।
टैक्स बहुत ज्यादा कटता है, बहुत ज्यादा तो कटता है। अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरी 10,000 सैलरी है महीने की, तो मेरे को टैक्स कट के आएगी 6,500। 6,500? राइट, 6,500। ये तो काफी ज्यादा काट रहे हैं। काफी काफी ज्यादा, काफी ज्यादा। आपका ऑलमोस्ट इन्होंने 35% टैक्स काट लिया है। हाँ। और कोई ऐसा सिस्टम है जिससे आप कुछ टैक्स बचा सकते हो, या कोई तरीका? हो सकता है। हम्म, अगर मैं एजेंसी के थ्रू जाती हूँ, एजेंसी मेरे से पूछता है कि आपको पेरोल पे जाना है या फिर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर होता है। उसमें क्या होता है कि हमें वो एज ए कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, उसके बाद हमें पूरी सैलरी देते हैं। 10 के हम्म, 10,000 मेरे अकाउंट में आएंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे को कुछ टैक्स पे करना होता है। उसमें हम समझ अपने गया। एक्सपेंस शो कर सकते हैं, जैसे गाड़ी बिल्कुल। का, फोन का, तो हम्म, उसमें टैक्स बच जाता है। ये अगर मेरे को ऐसा मौका मिला तो मैं फिर जाऊंगी। हाँ, ऐसा सीन देखो, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में इतना ऐसा नहीं है कि ये कुछ, क्या पता कहीं होता भी हो, पर मैंने इतना सुना नहीं। ये लगा लो आपका नॉर्मल, आप एज ए बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो इंडिविजुअल, वही हिसाब हो राइट। जाता है। तो हम बात कर रहे थे, हाँ, खर्चे की। खर्चा किस हिसाब से होता है? एक नॉर्मल इंडिविजुअल आ रहा है, नया नया आ रहा है, उसको हम अगर थोड़ा आप आइडिया चाहो कि लिविंग एक्सपेंस ओके, कैसे। तो मैं स्टार्टिंग ओके सॉरी तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ घर से। यहाँ पे अगर हम कहीं भी जीटी एरिया में जाते हैं और प्राइवेट रूम देखते हैं अपने लिए, हम्म, शेयरिंग का अगर आप देख रहे हो तो आपको 500 पड़ जाएगा शेयरिंग का। 3 to 500 पड़ जाएगा। अगर हम प्राइवेट देख रहे हैं तो 1000 में मिल जाता है रूम अच्छे से। 1000 हम्म, हमारा रूम में गया। उसके बाद ग्रोसरी अगर आप घर पे खाते हो महीने के पूरे 30 दिन, तो आपका ग्रोसरी का पड़ेगा 200 से 300 बिल, हम्म, जिसमें आपका दूध, ग्रोसरी सब कुछ आ गया। 200 से 300। अगर आप बाहर भी कुछ खाते हो तो 500 लगा लो आप अपने महीने का। उसके बाद हम्म, फोन का 100 से 120, हम्म, जितना भी फोन के साथ अगर आपने प्लान ले रखा है तो। अगर आपके पास खुद का फोन और प्लान आप बाहर से लेते हो तो $50-60। और हम्म, उसके बाद जैसे शॉपिंग वगैरह का हो गया, वो आप 500 अपने अलग कर दो। तो हम्म, रूम का रेंट, ग्रोसरी, फोन का बिल और आपके मिसलेनियस जो खर्चे होते हैं, हम्म। उसके अलावा आई आप डोंट थिंक ऐसा कुछ खर्चा होता है। दो एक हजार डॉलर लगा लो मैक्सिमम। राइट। और अगर किसी के पास गाड़ी है तो फिर गाड़ी का आप लगाओ अपना 1000 से 1500, अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है तो। ये मैंने सुना है कि आपकी गाड़ी का वहाँ खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है। वो कैसे काफी है वो? ज्यादा होता है गाड़ी का खर्चा। आपके देखो भाई, जो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, पूजा इज ड्राइविंग राइट नाउ टेस्ला। सो पूजा वाली गाड़ी आते लेना, वो खर्चे वाली चीज है। पर बाद में बेनिफिट। एक बार तो सेटल हो आप, जाओ तो ले सकते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक नॉर्मल बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आया हूँ, मैंने 10,000 की कोई नॉर्मल गाड़ी ले ली है, ठीक है, उसमें हम्म, क्या क्या खर्चा है आपका? आप शुरू में आए थे जब आपने गाड़ी ली, उसमें फॉक्स वैगन की ली थी आपने? राइट, कोई जेटा। फॉक्स जेटा ली थी, उसमें उसमें अगर आप गाड़ी लेते हो तो उसपे आपका क्या खर्चा रहता है? उसमें मेरे को वो गाड़ी सही बताऊं तो मेरा जो बजट था उस टाइम पे ठीक मिली थी मेरे को। हम्म, गाड़ी क्या होता है, जैसे कि हम जीटी एरिया में रहते हैं, जैसे हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, तो हमारा इंश्योरेंस ज्यादा लगेगा उसमें। और कुछ हम्म, यहाँ पे एक लाइसेंस का होता है G2 और G2 होता है जैसे कि अपना छोटे वाला लाइसेंस कम, जिसमें हम हम्म, कम एक्सपीरियंस के साथ G2 ले सकते हैं। एक होता है जी, जो फुल लाइसेंस होता है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा लाइसेंस है। जैसे मेरा जी है, तो उस पे मैं नाइग्रा फॉल्स में रहती थी पहले, तो मेरा हम्म। ऑलमोस्ट 250 टू 280 लगता था इंश्योरेंस का महीने ये का। आप महीने का 250 to 280 बता रहे हो इंश्योरेंस? राइट, यार आप महीने लोगों का। का तो इंश्योरेंस से बहुत ज्यादा कट रहा है। इंश्योरेंस बहुत ज्यादा पे करते हैं बच्चे यहाँ पे। और अगर बाय चांस किसी का, भगवान ना करे, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। वो इंश्योरेंस 400 भी हो सकता है एक ओके। महीने का। फिर तो अगर आप और फिर देखो, गाड़ी की चलो गाड़ी का खुद का खर्चा और रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कुछ होता होगा। रजिस्ट्रेशन का इतना कुछ ज्यादा पे करना नहीं पड़ता हमें। वो तो मैं भूल भी गई हम्म, क्योंकि इतना कम होता है। जो ज्यादा महंगा होता है, जैसे कि बाई वीकली अपनी किस्तें जाती हैं गाड़ी की, वो ज्यादा हम्म, होती है। हम्म, इंश्योरेंस होता है हर महीने, वो ज्यादा होता है। और गाड़ी का फिर पेट्रोल का होता है। हम्म। वैसे तो अगर हम्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा रहता है आपके, जैसे हम बात करें पब्लिक तो? ट्रांसपोर्ट हाँ जी, टोरंटो अच्छा में रहता बात। है। जैसे मैं शुरू में कनाडा आई थी तो मैंने बस बस से ट्रेवल किया था। कई बार पैदल भी जाती थी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज गुड। अगर हम जीटीए में रहते हैं, नाइग्रा फॉल्स में, अगर हम
किसी आइसोलेट एरिया में नहीं रहते तो पब्लिक का ठीक है। $5-6 में शायद प्रेस्टो कार्ड मतलब कि एक टिकट लगती है इतने की और हम ट्रेवल कर सकते हैं। वही ना, शुरू में आदमी सोचता है कि थोड़ा बचा लें, एकदम से गाड़ी पे खर्चा लोग नहीं करना चाहते। राइट, अब राइट। चलो हमने वैसे तो कवर कर लिया। अब ये सब हमारे एक बात होती है कि अब एक तो आपका मौसम, मैं सिर्फ बताऊं, मैं कनाडा से किस लिए दूर हुआ कि मौसम का कैसा सीन रहता है। यहाँ मौसम का जैसे पहले सर्दियाँ होती थी ना कनाडा में, अभी वैसे नहीं होती बिल्कुल भी। जब अच्छा। मैं आई थी 2021 में तो तब तो इतनी ज्यादा स्नो होती थी, मतलब कि समझ नहीं आता था ये क्या हो गया। अभी हम्म। गाड़ी लेने के बाद स्नो ही नहीं हो रही। पहले जब स्ट्रगल अच्छा। टाइम में थे, जब इतनी ज्यादा स्नो होती थी, गाड़ी लेने के बाद स्नो नहीं हो रही। तो मौसम अभी ठीक होता जा रहा है, मतलब कि देखा जाए तो एज कंपेयर टू 2021 अभी ठीक है मौसम। नहीं, ज्यादा वैसे अगर सर्दियां नहीं होती। सुना है कि थोड़ा कनाडा में ऐसा सीन होता है जब बर्फ पड़ रही होती है, क्या पता और स्टेट्स में हो या कनाडा में कहीं और हो, कि जब बर्फ पड़ रही है तो और काफी सारे काम तो बंद ही हो जाते हैं। राइट, वो डेफिनेटली वो हो जाते हैं, जैसे ट्रकिंग का हो जाता है और जितने भी हम्म। फैक्ट्री या कंपनियां उनमें जैसे सामान आना कम हो जाता है, तो सैलरी या फिर जॉब कम कम मिलती है बच्चों को। ये आई एग्री विद यू, होता है हम्म। ऐसा। और जब जैसे कोई ऐसा आ डिप्रेशन रहा भी है। बहुत होता है। क्या? डिप्रेशन? डिप्रेशन भी बहुत होता है बच्चों को। अभी मैंने रिसेंटली कल परसों इंस्टा पे देखा कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं यहाँ पे जॉब नहीं मिलती तो। ओके, ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपको हम्म। क्या लगता है? ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन है ना बच्चों की, ऑस्ट्रेलिया को लेके, यूएस को लेके, कनाडा को लेके, कि हाँ वहां जाएंगे, लग्जूरियस लाइफ है, सब कुछ जाते ही मिल जाएगा, वो जब यहाँ रियलिटी फेस करते हैं ना, यहाँ कुछ नहीं होता ऐसा। राइट। हम्म। हमें जो ये तो है। रील्स में दिखता है ना, वो सच नहीं होता है। फिर यहाँ आके देखते हैं अरे जॉब नहीं मिल रही, पेरेंट्स ने कर्जा ले रखा है जो भी है, तो फिर वो उनको डिप्रेशन होता है, फिर वो ऐसे काम करते हैं। नहीं ये, पर हम्म। देखो, इसीलिए थोड़ा मैं तो हमेशा ही किसी को कहता हूँ भाई थोड़ा रिसर्च करके जाओ। ऐसे कुछ बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। ऐसा सीन हो रहा है ना कि भाई एक बार बस पहुंचा दे, आगे राइट, आगे राइट। तक आप देख ले, पर पहुंचा दे, पर उनको ये नहीं पता होता भाई देखने की, जब टाइम आएगा कि तू समझ नहीं पाएगा। राइट। ये नहीं, ये बिल्कुल। सही कह रहे हो आप। ये जैसे और मैं जैसे मेरे कज़न और मेरा ना दोनों का साथ में वीज़ा लगा था, तो वो पहले आ गया था, मेरा डेफ़र हो गया था प्रोग्राम। तो उसने मेरे हम्म। को क्या बताया कि यहाँ फैक्ट्री में इतना ज़्यादा काम होता है, अच्छे से खा पी के आइयो और लड्डू वग़ैरह लेके आइयो अपने जो हरियाणा में बनते हैं ना, बहुत ज़्यादा हम्म। काम होएगा। मैं यहाँ पे आई और फिर मैंने बस 1 डेढ़ महीना ही कुछ फैक्ट्री में काम किया था, उसके बाद मेरे को अपनी पीएसडब्ल्यू की जो केयरगिवर की जॉब मिल गई थी। तो हम्म। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैं लकी थी कि मेरे को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मैंने उसको हम्म। आके बोला कि स्ट्रगल कहाँ है? तूने तो इतना बोला था कि इतना काम होता, कहाँ है वो काम? तो मैं इस चीज़ में लकी थी कि मेरे को कुछ हार्ड टाइम नहीं मिला कनाडा से। और जैसे हम अभी बात कर रहे थे, आपने अभी जैसे पीएसडब्ल्यू की बताई है, अगर हमें देख रहा है जो शुरू में आ भी रहा है या स्टूडेंट वीजा पे भी आ गया है, राइट। तो पीएसडब्ल्यू की जॉब का कैसे रहता है, कैसे मिलती है? पीएसडब्ल्यू की जॉब हमें इंडिया में जो हमने बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कर रखी है ना, उसके बेस पे हम्म। मिल जाती है यहाँ पे। अपने पीएसडब्ल्यू क्या होते हैं, केयर गिवर होते हैं जो नर्सिस नर्सिस के नीचे काम करते हैं। लॉन्ग हम्म। टर्म केयर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है पीएसडब्ल्यू की, और सैलरी हम्म। भी जो हमारे नॉर्मल जो वर्कर होते हैं ना, जैसे टिम पे हो गए, सब पे हो गए, तो उस उससे ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती है। तो अगर हम्म। कोई आ रहा है जिसके पास नर्सिंग का ऐसा लाइसेंस का कुछ नहीं है, जिसको अभी एग्ज़ाम नहीं देना, तो वो पीएसडब्ल्यू के लिए ट्राई कर सकता है। हम्म। हुँ, नहीं, अच्छा ऑप्शन है। सेम ऐसा ही है, बस ये है कि हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको यहाँ सर्टिफिकेट वगैरह करना पड़ता है। तो ओके। और आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा बताना चाहो जो आपको लगता है हमने मिस किया है, या आपको लगता है कि ये आपको पता होता तो और बेटर रहता टाइम पे? अपनी तरफ से वही नर्सिंग का ही था जो मतलब कि प्रोग्राम का मैंने लिया, फालतू में अपने पैसे वेस्ट किए। बस हाँ, बस एक बात बोलना चाहूँगी, अगर हम्म। आपको यहाँ पे जैसे आरएन की जॉब करनी है, आपके पास लाइसेंस है और आपको ये नहीं पता कि कनाडा में कैसे आना है, तो सिर्फ 1 साल का प्रोग्राम लेके आओ। आपको 2 साल का प्रोग्राम लेके आने की ज़रूरत नहीं होती कि भई हम्म। हाँ, हमें 2 साल का ही चाहिए। आप 1 साल का लेके आओ, आप अपने वर्क परमिट पे आओ, उसके बाद अपनी पीआर फाइल कर दो जॉब के बाद। हाँ, सही कह रहे हो आप, ये लाइक ईज़ी वो ये होगा। वेस्ट ही होता है एक किस्म से, बाद में आपको लगता है दूसरे साल का तो। राइट, राइट। दूसरे साल के पैसे वेस्ट नहीं होंगे।
नहीं तो ओवरऑल जो मुझे लगता है, अगर अगर किसी को मेरे जैसे वेदर का कोई इशू नहीं है तो कनाडा इज ऑल्सो नाइस प्लेस टू गो। और एक बिल्कुल, एक मेरे बिल्कुल। को अभी ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, मेरे को एक आपसे ये हुँ, था कि मेरे काफी नोन है जो कनाडा में है, और कुछ ऐसे भी हैं जो पीआर भी हैं। वो भी मेरे को कॉल करके हुँ। कभी कभार ये पूछते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया का क्या सीन है, हम कैसे आ सकते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, भाई ऐसा क्यों यार, तू कनाडा में है पहले ही, तू सेट है वहां पे, क्यों आ रहा है? तो कह रहे हैं कि वो एक तो आबादी ज्यादा हो गई है या जॉब्स कम है, कुछ ऐसा, क्या कुछ ऐसा सीन है आपने देखा हो? ये मैंने पिछले 2-3 साल में देखा है ना, वो जो ड्रास्टिक चेंज होता है ना पॉपुलेशन में, वो देखा है मैंने। पहले इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी, जहाँ मैं अभी सोसाइटी में रहती हूँ ना, 1 घर के ऊपर 3 गाड़ियाँ हैं। हम्म। इवन पार्किंग की जगह नहीं मिलती। तो ये मैंने देखा है कि लोग ज़्यादा ही आ रहे हैं कनाडा की साइड, और यहाँ पे जॉब नहीं है। उनको रियलिटी का नहीं पता कि यहाँ पे जॉब नहीं मिलती, बट वो सोचते हैं, हाँ, चलो भई कनाडा देख लेंगे उधर जाके, आड़ा के कुछ को नहीं। फिर तुम हम्म। फ़ोन करो हो सिफारिश तर नौकरी दवा दे, नौकरी दवा दे। मैं उनको कहूँ, अगर थारे बस की नहीं है स्ट्रेस लेना तो मत आओ। हाँ। अगर स्ट्रेस ले सको हो तो बेशक आ जाओ। उसके गो हम्म। थ्रू होना पड़ेगा। यूँ नहीं है हम्म। कि भई हाँ, आगे कुछ जमा-जमाया सामान मिल जाओ और ले भई बैठ के, नहीं। अगर स्ट्रगल के हाँ, लिए रेडी हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। मैं भी यह बात क्या करूँ, मैं कहा भाई इनू को हाँ। नहीं आड़ा, इंडिया बोरी टिक रही है, ठाणी डॉलर के चालू। हुँ। तो आप जैसे हम स्ट्रेस की बात करें, मैं कई बार बात करता हूँ यार अपने और भाइयों से भी, आपके हिसाब से एक आप इंडिया में जॉब कर रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, उस टाइम पे आपका माइंडसेट में स्ट्रेस का अलग हिसाब रहता है, और कनाडा में आपका अलग हिसाब रहता है, स्ट्रेस की चीज ही राइट। अलग। तो आपका उसमें एक्सपीरियंस कैसा रहता है? एक तो जैसे अकेले ही रहते हैं हम, हुँ, हुँ। अकेला है तो अपना इतना परिवार नहीं है वहां पे, हैं जैसे जब मैं शुरू में आया था मेरा कोई नोन नहीं था, तो हुँ, उसके हुँ। जब आप कैसे, फिर कैसा चलता है आपकी, कैसे रहते हो, कैसा रहता है माहौल? स्ट्रेस के लिए एक तो ना आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, जो कि मैं नहीं हूँ वैसे कि। तो हम्म। जैसे मैं इंडिया से आई, इंडिया में मेरा बहुत अच्छी फैमिली थी, और मैं जैसे भी कहीं भी कमज़ोर होती तो फैमिली होती थी मेरे को सपोर्ट करने के लिए। बट जैसे कि मैं यहाँ आई, उसके बाद मेरा कोई नहीं था यहाँ। कज़न हम्म। था, कज़न की जॉब कहीं और लग गई, मैं कहीं और शिफ्ट हो गई। तो हमें ऐसा सर्कल बनाना पड़ता है कि भई जो हमारा स्ट्रेस बूस्टर हो। सर्कल बिल्कुल। अच्छा बनाओ कि भई हमारे साथ, हम कहीं परेशान हैं, हमारे साथ जाएँ या फिर नहीं। अगर सर्कल नहीं बना सकते तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना बिज़ी कर लो अपने आप को कि हाँ भई, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं होती। इवन मेरे को भी स्ट्रेस होता था पहले कि जैसे मैं अकेली हूँ, अरे यार मैं क्या करूँगी, मैं तो गलत फँस गई। बट उसके बाद मैंने अपने आप को क्या बोला, डिसीज़न किसका था? यही अभी बात। प्रूव तो करके दिखाना पड़ेगा ना, लोग तो हँसेंगे फिर। सही बात है ना? हम्म। एक बार तो जो हम कुछ भी करते हैं वो एक बार तो रॉन्ग लगता ही है। इवन हम्म। हमारी फैमिली थी, हमारे पेरेंट्स थे, कहीं भी गाँव में रहते थे, जॉब के लिए दूसरी सिटी में गए, राइट? उनको भी ऐसा ही फ़ील हुआ था। बिल्कुल। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, कहीं भी बाहर जाते हैं तो स्ट्रेस तो होता ही है, उसके गो थ्रू तो होना पड़ता ही है। हम्म। हुँ, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सेम हर किसी को सेम ही लगता है। वो ये कि जब हम शहर में आए थे गांव छोड़ के, तो हम उनको भी यही लगा होगा। राइट। और अब ये तो अब आपसे नहीं पूछूंगा कि कभी ऐसा लगा कि गलत आ गए, क्योंकि कहीं कभी ना कभी आपको ऐसा स्थिति लगता लगती है है। राइट। जब आप ऐसे स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको, मैं भी शुरू में आया था, मेरे को भी ऐसे लगा था मैं क्यों आ गया है, राइट। बेटर थे वहाँ। लेकिन एट लास्ट जब आप यहाँ जॉब करने लगते हो, काफी सारी ऐसी अलग अलग चीजें देखते हो जो आप इंडिया में नहीं करते। आपने इंडिया में एक और, मैंने आपसे एक क्वेश्चन मिस हो गया था हमारा नर्सिंग का ही, आपके हॉस्पिटल में नर्स पेशेंट रेशियो क्या है? हमारे यहाँ अभी मैं लॉन्ग टर्म केयर में काम कर रही हूँ, हम्म। और यहाँ पे 94 रेज़िडेंट्स पे 1 आरएन है। चलो इसमें लॉन्ग टर्म केयर में तो चलो वो तो उनका सिस्टम ही अलग हो जाता है, क्योंकि हुँ। दे डोंट नीड दैट मच केयर। अब हॉस्पिटल का जो हमें लगता है कि ये डिपेंड करता है, आपको देखो पैसा कितना ही मिल रहा हो, पर ये भी डिपेंड करता है ना आपका वर्कलोड कितना राइट। है। तो जब आपने हॉस्पिटल में भी की है, तो हॉस्पिटल का नॉर्मल रेशियो क्या रहता है? नहीं, मैंने हॉस्पिटल में नहीं की अब तक। मेरे को 6 महीने हुए आरएन बने। ओके ओके, मेरे को लगा आपने hospital में की होगी। नहीं, मैंने मार्च में लाइसेंस लिया अपना। ओके ओके, चलो फिर तो आप कोई नहीं, अभी हॉस्पिटल अभी में तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है गेन करने के लिए। हाँ, नहीं हॉस्पिटल का भी जो मेरे को लगता है कनाडा का भी रेशियो सेम ही रहता होगा, 1:4 रहता होगा। हुँ, ऑस्ट्रेलिया में 1:4 है, मोस्टली कंट्रीज में 1:4 है, थोड़ा सा हुँ, यूके थोड़ा सा ज्यादा है,
बाकी यूके में तो जैसा दुबई का सिस्टम मेरे को वैसा लगता है, यूके में जैसे इजी, जहाँ जितना इजी होता है ना जाना, वहां उतना ही वर्कलोड होता है। हाँ, वो तो है बिल्कुल। हाँ, ये दुबई का चलो ये है कि यूके में शायद थोड़ा पैसा फिर भी ज्यादा बनता है। और बाकी अभी मेरी एक से अभी आज एक और जैसे बात हुई थी मेरी, उन्होंने सिंगापुर का बताया मुझे। ओके। सिंगापुर में जैसे अपने आपने सुना होगा नर्सिंग एड की करके चले जाते थे पहले, हम्म। मेरे को भी वही पता था। तो अब उन्होंने मेरे को आरएन का प्रोसेस बताया। वो उसमें कोई आपको इंग्लिश का स्कोर ही नहीं चाहिए। अरे वाह, तो हिंदी। आप हमने इंग्लिश स्कोर की तो हमने बात ही नहीं की। देखो एक और याद आ गई। इंग्लिश स्कोर क्या चाहिए था आपको आपके रजिस्ट्रेशन के लिए? मेरे को कुछ ऐसा चाहिए ही नहीं था। हाँ, पहले होता था, पहले शायद 777 समथिंग कुछ होता था, बट अभी क्या होता है, अभी हम जो पीएसडब्ल्यू की जॉब करते हैं ना, वहां से अपने एम्प्लॉय से ले आओ आप, कि ये हम्म, इंग्लिश में यहाँ पे बातें करती है, जो भी काम इसका इंग्लिश में होता है, तो वो हमें फॉर्म देते हैं। सीएनओ ये का एक जो यूके में भी ऐसा ही है। हम्म यूके वाला सीन है। सीएनओ से एक फॉर्म मिलता है, वो हमें अपने एम्प्लॉयर से फिल करवाना पड़ता है कि हाँ इसने इंग्लिश में बात करती है, यहाँ पे काम करती है। तो जहां मैं पीएसडब्ल्यू करती थी ना, वहां से मेरे को मिल गया था वो फॉर्म। और जब पीआर आप अप्लाई करो जब भी नहीं चाहिए इंग्लिश का तब चाहिए स्कोर? होता है, 777 ट्रिपल एटलीस्ट। 7 8? एटलीस्ट अगर और आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो। वो भी आइल्स में? आइल्स में अभी वो तो पीटी को और पीटी बहुत सारे चल चुके हैं अभी तो। आप नर्सिंग में तो हो गया अभी रिसेंटली, मैंने देखा था कि एक्सेप्ट हो गया नर्सिंग में। पर वो है कि मेन तो पीआर के लिए चाहिए ना। राइट। चलो अगर 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 कोई पीएसडब्ल्यू, इफ यू हैव एनी आइडिया, अगर कोई पीएसडब्ल्यू के थ्रू नहीं कर रहा है तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है इंग्लिश टेस्ट की नर्सिंग के लिए? नर्सिंग के लिए तो मतलब कि लाइसेंस लेने के लिए। हाँ, लाइसेंस के लिए। वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि उसके बारे में मैंने रिसर्च ही नहीं किया, क्योंकि मेरे को तो इजी पाथ मिल गया था अपना पीएसडब्ल्यू के लिए। नहीं, वो बहुत ज्यादा इजी। पीएसडब्ल्यू आपने काम ही किया हुआ है राइट। और उसका फायदा तो उठाना बिल्कुल सही है। राइट। नहीं, चलो काफी सारी बातें पता चली है आपसे बात करके कि एग्जैक्ट क्या सीन है, स्टूडेंट्स के लिए भी क्या सीन है कि भाई अब तो हर कंट्री ने थोड़ा टाइट कर दिया है सीन। राइट। ऑस्ट्रेलिया ने भी कर दिया है, कनाडा ने भी कर दिया। अभी यूके में भी ऐसा है कि नर्सिंग की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है इतनी। काफी कंट्रीज में मुश्किल हो गया, पर उनकी भी देखो गलती तो नहीं है। इतने इतने ज्यादा आ जाएंगे तो कंट्रोल कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल। हैं? ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा हो गया था कि रेंट पे घर ही नहीं थे, घर रहने के लिए घर ही नहीं हो रहे थे, इतनी ज्यादा एक बार तो इमिग्रेशन। और अब थोड़ा सीन चेंज हो गया कि अगर आपके पास इंडिया में भी गवर्नमेंट जॉब होती तो क्या आप कनाडा की तैयारी करते? अगर मेरे पास इंडिया में गवर्नमेंट जॉब होती, फॉर श्योर मैं कनाडा की तैयारी करती, क्योंकि जो मेरे सपने हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मेरे को जैसे कि पीजी, मेरा सपना पीजीआई का था, पीजीआई रोहतक। मैंने कभी एम्स का भी नहीं सोचा था, बट पीजीआई में उस टाइम पे फॉर्म वगैरह नहीं निकले थे। उसके बाद फिर मैंने कनाडा का सोचा था। मैंने जब अपना बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया ना, तो इंट्रोडक्शन के टाइम पे जैसे अपना फर्स्ट ईयर में हम जाते हैं, मैम पूछती नहीं है कि तुम्हारा क्या प्लान है, तुम्हारा क्या प्लान है, क्लिनिकल या इंस्ट्रक्टर। तो फिर मैंने बोला था कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी। अच्छा। मैंने फर्स्ट डे मैम को बोला था मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी आरएन के लिए, बट मैं एंड अप हुई मैं कनाडा के लिए। आप ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं आए फिर? ऑस्ट्रेलिया मेरे कजन को कनाडा आना था, अच्छा। तो फिर वो होता ना कि हाँ चल तेरा भाई वहां जा रहा है तो उसके साथ ही फिर कनाडा जा। तो फिर मैंने पूछा था, जो हमारे कंसल्टेंट थे, उसने मेरे को बोला आप ऑस्ट्रेलिया जाओ या फिर कनाडा, आपका सब जगह एक स्कोप है, मतलब कि जॉब मिल जाएगी आपको। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, कनाडा चलते हैं। तो वैसे किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए, ये सवाल करते हैं हम, इसमें थोड़ा अच्छा बेटर आइडिया रहेगा। अगर कोई इंडिया में बोर हो रहा है ना कि हाँ मेरे को कुछ फनी करना है या फिर मेरे को कोई डेयरिंग काम करना, वो कनाडा ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। जिसको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है कि हाँ ठीक है, कंफर्ट जोन में बहुत रह लिए हम, इंडिया में पेरेंट्स के घर पे रह लिए, हाँ पापा की गाड़ी चला ली, ये कर लिया। अगर खुद से कुछ करना है, अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, तो आप बाहर आ जाओ। आपको पता लग जाएगा जीरो से स्टार्ट कैसे करते हैं। राइट। इंडिया में तो हमें सेटअप मिलता है पूरा कि हाँ पापा ने घर बना दिया, गाड़ी दे दी। अगर आपको खुद की मेहनत से कुछ करना है ना, आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया आओ, जीरो से स्टार्ट करो, अपनी फीस पूरी करो पार्ट टाइम जॉब से, फिर आप लाइसेंस लो, फिर आप घर लो, गाड़ी लो, फिर आपको पता लगेगा कामयाबी क्या होती है। नहीं, बिल्कुल आप सही तो कह उसको रहे आना चाहिए बाहर। हो। काफी लोग हमें सुन के मोटिवेट होंगे। अब मैं कल भी राइट। जैसे हम एक पॉडकास्ट कर रहे थे, उसमें ये था कि हमने जैसे हमने अब इसमें इतनी बातें बताई कि अब भी अगर तुम्हें लग रहा है कि
आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और क्लियर नहीं हो रही है थॉट्स, तो इट्स हार्ड टू क्लियर। जैसे अभी राइट। पूजा ने काफी सारी बातें यहाँ पे बताई हैं कि आपको कैसे कैसे कौन से रास्ते चूज करने चाहिए और कौन से रास्ते आपको अवॉइड करने हैं। तो पूजा, लास्ट में वाइंड अप करते हुए अगर आप कोई मैसेज या कुछ भी मैसेज देना चाहोगे अपने व्यूअर्स को। बस व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगी भाई, इंडिया में गवर्नमेंट जॉब से टेस्ला नहीं मिलेगी। अगर आपको टेस्ला लेनी है तो आप बाहर जाओ और फिर पता लगेगा कि कैसे हम i10 और i20 से बाहर निकल के टेस्ला ले सकते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल सही। आपकी वैसे टेस्ला आती कितने की है कनाडा में? कनाडा में 80 to 90,000। बाकी चलो, बहुत बहुत अब इसको यहाँ मैं खत्म करके विल टॉक। तो दोस्तों, ओके, थैंक ओके। यू। एंड और एक थैंक और यू बात, गाइस। लिंक में अभी आपको डिस्क्रिप्शन में पूजा के इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा। अगर आपको पूजा से कोई बात करनी है तो इनका इंस्टाग्राम पे टॉपमेट का लिंक है, यू कैन बुक अ कॉल ओवर देयर। इफ पूजा यू आर अटेंडिंग द कॉल्स नाउ, अभी लाइक आपने शेड्यूल डाल रखा है कॉल्स का, यू आर अटेंडिंग इट? नहीं, नहीं, जो अभी तो नहीं, बट या आई एम रेडी। हाँ, चलो दोस्तों, आप वहाँ पे बात कर सकते हो। तो बाकी आप अगर किसी को ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई शेयर जरूर करना।